नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो एक तो कोरोना और उससे जूझते हम और उस पर प्रतिक्रिया और उस पर वार पलटवार है, और एक दूसरी चीज और हो रही है कि कोरोना के साथ साथ और बहुत सारी चीजें वार पलटवार बयानों पर वो भी जारी है। ये सब प्रक्रिया शुरू हुई जब अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट कर दिया जिसमें उन्होंने कहा कि सिंगापुर स्ट्रेन जो है उसको रोकने में भारत लग जाए। क्या हुआ उसके बाद आप जानते हैं। सिंगापुर को इससे आपत्ति हुई, उसके बाद भारत सरकार इसमें आ गई। उन्होंने कहा कि केजरीवाल भारत के लिए नहीं बोलते हैं, और भारत की जो पोजीशन है सिंगापुर को लेकर के वो एकदम स्पष्ट है कि सिंगापुर ने हमारी मदद की है और कोई भी ऐसी चीज नहीं हो रही जिसके बारे में बात की जा रही है। आइए आपको बताएं एक एक करके ट्वीट के हवाले से कि क्या हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए खतरनाक है। उन्होंने इसी ट्वीट में सिंगापुर से फ्लाइट पर पाबंदी लगाने की मांग की। भारत में सिंगापुर दूतावास ने केजरीवाल के इस ट्वीट पर लिखा कि सिंगापुर में कोविड के नए स्ट्रेन के दावे से कोई सच्चाई नहीं है। बच्चों सहित कई मामलों में B1672 स्ट्रेन ही मिला है। इसके बाद केजरीवाल के ट्वीट पर सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्ण ने लिखा है कि नेताओं को फैक्ट पर स्टिक रहना चाहिए, सिंगापुर वेरिएंट है ही नहीं। लगभग उसी समय चौथा ट्वीट विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का आया जिसमें उन्होंने बताया कि सिंगापुर ने हमारे उच्चायुक्त से दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के उस ट्वीट पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है जिसमें सिंगापुर वेरिएंट का जिक्र है। उसके बाद पांचवा ट्वीट तो सीधा विदेश मंत्री एस जयशंकर का आ गया। उन्होंने लिखा कि गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियों से लंबी समय चली आ रही है साझेदारियों को नुकसान पहुंचता है, इसलिए मैं ये साफ कर दूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भारत की ओर से नहीं बोलते। तो क्या केजरीवाल ने एम्बैरेस किया है भारत को? क्या है पोजीशन? आइए इस पर चर्चा करते हैं। राघव चड्ढा प्रवक्ता और विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, आलोक वत्स नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और ऋषि मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघव जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। ये ट्वीट पर एकदम से बवाल हो गया, आपको लगता है जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है हाइंडसाइट, उसमें केजरीवाल को, अरविंद केजरीवाल को ये ट्वीट करने से बचना चाहिए था? देखिए, मुझे लगता है कि हर पिता को, और खास करके एक ऐसा पिता जो एक प्रदेश का मुख्यमंत्री भी है, सबसे बड़े जनादेश का मुख्यमंत्री है, उस मुख्यमंत्री की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपनी देश की सरकार को अगर कोई नई चुनौती कोरोना महामारी के सामने आ रही है उस चुनौती से आगाह कराए, और खास करके जब बात बच्चों की रक्षा की हो। भाजपा को अपनी अंतर्राष्ट्रीय इमेज की, विदेश मंत्री जी के बारे में क्या सोचते हैं उसकी पड़ी है, इनको बच्चों के लिए तैयारी कर कोरोना महामारी से लड़ाई लड़ने की नहीं पड़ी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने हूबहू, संकेत जी, वही चीज कही जो सिंगापुर के शिक्षा मंत्री ने कही कि एक नया रूप देखा जा रहा है जो बच्चों पे घातक साबित हो रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा ये सिंगापुर का वेरिएंट है, ये सिंगापुर म्यूटेशन है। नया रूप कहा उन्होंने भी, नया रूप कहा अरविंद केजरीवाल जी ने भी। अरविंद केजरीवाल जी ने तो अपनी बात को आगे बढ़ा के कहा कि तीसरी लहर में यह आशंका बताई जा रही है कि बच्चों पे घातक साबित हो सकता है। यही बात हिंदुस्तान की सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर डॉक्टर राघवन ने भी कही कि जो तीसरी लहर है वो बच्चों पे घातक साबित हो सकती है। अभी तक हमारे पास 3 लहर की जानकारियां। पहली लहर जो पिछले साल आई, जो वृद्ध लोग, ये वाली जो दूसरी लहर जो अभी चल रही है, हमने देखा कि युवा लोग भी घायल हो रहे हैं, और तीसरी लहर पे आशंका जताई जा रही है कि बच्चा भी ये प्रभाव डाल सकती है। इस समय सबसे ज्यादा चर्चा और चिंता अपने बच्चों की होनी चाहिए कि ऐसे हम पीडियाट्रिक आईसीयू बनाएं, पीडियाट्रिक वेंटिलेटर खरीदें, पीडियाट्रिक एचएनएफओ मशीन खरीदें, ना कि इस पर कि सिंगापुर ने क्या कह दिया, अरविंद केजरीवाल की थू करें हम लोग, अरविंद केजरीवाल को। लेकिन ऐसा है कि ये सारी चीजें, इन सारी चीजों से, ये जो चीज आप बता रहे हैं, इसमें उम्मीद तो आप ही की सरकार से। अब पीडियाट्रिक वार्ड कौन बनाएगा? वो प्रदेश की सरकारें ही बनाएंगी। उसमें दिक्कत ये हुई कि अरविंद केजरीवाल ने बोला फ्लाइट बंद कर दो, तो उसके बाद आपने देखा हरदीप सिंह पुरी का ये कहना, फ्लाइट तो चल ही नहीं रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आपको नहीं लगता है कि जज्बात चाहे कुछ भी हो उस ट्वीट के पीछे,
ट्वीट को जरा और सोच समझ चीजें के बोलना चाहिए था, क्योंकि उसके परिणाम होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामला। जहां तक पीडियाट्रिक आईसीयू और वार्ड बनाने की बात है, जाहिर सी बात है राज्यों की भी जिम्मेदारी है, दिल्ली एक विशेष राज्य है, दिल्ली की सरकार की भी जिम्मेदारी है। और आज ही मुख्यमंत्री जी ने बच्चों की सुरक्षा के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया, वह अपने मंत्रिमंडल और अपने अफसरों के साथ मीटिंग ली, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने जो चीज केंद्र सरकार को आगाह करते हुए कही, वो ये कही कि वैक्सीन बच्चों को लगे, इस दिशा में सरकार कोई कदम उठाए। इस दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां बच्चों के लिए भी वैक्सीन आ गई है, जहां बच्चों को भी वैक्सीन लग रही है, और हमारा देश तो 18 साल से अधिक आयु वाले लोगों को भी वैक्सीन नहीं लगा रहा, क्योंकि भारत सरकार मैं समझ गया। फिर आपका जिक्र बार बार इस बात पर है कि बाजार में वैक्सीन बच्चे प्राथमिकता है, ना कि सिंगापुर। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। आपका ये कहना है कि बच्चों पर आपका स्ट्रेस है, ना कि वो। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। लेकिन उसमें अंग्रेजी में एक शब्द होता है कोलैटरल डैमेज। उस चक्कर में आपने सिंगापुर को खरी खोटी सुना दी। अब मुझे मैं एक बार आलोक वत्स जी के पास जाना चाहता हूं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। आलोक जी आप मुझे बताइए, आपने सुन लिया राघव चड्ढा का क्या कहना है इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? आपने सुन लिया, उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया है, आप क्या कहेंगे? राघव जी ने जो भी बातें कही उसमें एक ही बात लगी कि ठीक है, बच्चों की चिंता होनी चाहिए, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जिस निराधार बेस पर सिंगापुर पे यह एलिगेशन लगाया कि वहां से एक स्ट्रेन यहां आ रहा है और फ्लाइटें बंद होनी चाहिए, तो उनको पता होना चाहिए कि 23 मार्च 2020 से फ्लाइटें बंद है। जो फ्लाइटें वहां से ऑपरेट हो रही हैं वो वंदे भारत के तहत हमारे अपने लोगों को लाने का कार्यक्रम चल रहा है। और सिंगापुर इस आपदा में, इस वैश्विक महामारी में जिस तरीके से आगे बढ़कर हमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और अन्य चीजें उन्होंने अपने मिलिट्री प्लेन्स के जरिए हमें भेजा है, तो हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, बल्कि उनको उठाने की बात कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं कि बच्चों की चिंता करनी चाहिए। तो भाई, हेल्थ इज एन स्टेट सब्जेक्ट। सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री तो सिर्फ गाइडलाइन देता है। क्या कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में बच्चों के लिए? और जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं, इनको वैक्सीन लग रही है, ठीक है, जितनी चाहिए उतनी मात्रा में नहीं उपलब्ध हो पा रही है, इसको मानने में कोई कोताही नहीं है, लेकिन ये कहना कि इनको नहीं लग रहा है, ये तो सरासर झूठ है। गवर्नमेंट ये जो B1617, ठीक है, ये जो आया था स्ट्रेन, ये तो लोगों का कहना कि इंडिया से शुरू हुआ है। B1672, हाँ जी, हाँ संकेत जी, चलिए ठीक है। अब अभी मैं वापस आऊंगा राघव चड्ढा के पास, ताकि वो अपनी बात पर भी जवाब दे सके। एक सेकंड, ऋषि मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिश्रा जी, आप मुझे बताइए कि एक डिप्लोमेटिक स्तर पर जब इस तरीके की एक बात की जाती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? जाहिर सी बात है, सिंगापुर की तरफ से उस पर एक प्रतिक्रिया आ गई, उसके बाद भारत सरकार भी उस पर कूद पड़ी। भारत सरकार ने स्पष्टीकरण देने की कोशिश की, वो उनका हक है स्पष्टीकरण देने का, लेकिन जिस तरीके से स्पष्टीकरण दिया गया है और जिस तरीके से टीका टिप्पणी हो रही है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, आपको नहीं लगता है कि हाँ, हो सकता है ये नहीं होना चाहिए था शुरुआत में, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय एम्बैरेसमेंट के चलते कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि हमने घरेलू राजनीति शुरू कर दी है? बिल्कुल, जिस प्रकार से भाजपा केजरीवाल के विरुद्ध अटैक कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक वो आती है। लेकिन संकेत जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि संवैधानिक पद पे बैठे अरविंद केजरीवाल, और अरविंद केजरीवाल हम सब जानते हैं कि एक IRS अधिकारी हैं, वो सभी तथ्यों को जानते हैं। तो बिना तथ्य ऐसा कोई भूमिका थी नहीं, तब अरविंद केजरीवाल जी को ऐसे बयान से बचना चाहिए था, क्योंकि एक हिंदुस्तान और सिंगापुर की बात है, दो देशों की बात है, और दो देशों के बीच में एक संवैधानिक पद पे बैठे लोग इस प्रकार का बयान देंगे, ये बिल्कुल कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जो छवि है, हमारे देश का जो एक फॉरेन पॉलिसी है, उसको कहीं ना कहीं धक्का लगाने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। आलोक वत्स जी को भी मैं सुन रहा था, आलोक वत्स जी
कोरोना से यदि हिंदुस्तान की बात करूं, मैं बिहार में भी बैठा हूं, हालात बद से बदतर हैं और बिहार में बीजेपी की सरकार है, ये बात मत भूलिए। कल भी दरभंगा में एक महिला बिना ऑक्सीजन की मरी है, ऑक्सीजन उनको नहीं मिल पाया जिसके कारण उस महिला की मौत हो गई है। तो सांकेत जी, मेरा ये कहना है कि संवैधानिक पद पे बैठे, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, कल उन्होंने कलेक्टरों से जो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे माननीय प्रधानमंत्री, उन्होंने क्या कहा? ऐसे बयान से जनता मिसगाइड होती है। प्लीज हाथ जोड़कर निवेदन, मैं खुद कोरोना पॉजिटिव था, अभी कुछ दिन पहले निगेटिव हुआ हूं और आपके बीच हूं, मैंने क्या झेला है मैं समझता हूं। बिहार ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की स्थिति बद से बदतर है सांकेत जी। तो हम हाथ जोड़ के अपने नेताओं से निवेदन करते हैं, ऐसे बयान न दे जिससे हमारे विदेश में और देश कोई भी ऐसा मौका ना तलाश करें राजनीति करने का, वो आपदा में अवसर आपको आगे भी मिलता रहेगा। जी, राघव चड्ढा के पास मैं वापस जाना चाहता हूं। राघव चड्ढा, आप आलोक वत्स का जवाब दे दें। मैं दे देता। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी भारत की सरकार को आगाह करने का प्रयास किया और बच्चों की सुरक्षा के बारे में बात करी। उन्होंने फोन उठाकर कोई सिंगापुर के प्रधानमंत्री को फोन नहीं कर दिया है कि कोई नया स्ट्रेन आ गया है और आप ऐसा ऐसा कर दीजिए। वो अपनी सरकार को तो बताएंगे ना। अगर अपनी सरकार को भी नहीं बताएंगे तो कौन से देश की सरकार को बताएंगे? पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, जहां तक आज मुख्यमंत्री जी की, एक बोलिए नहीं मेरे बीच में, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए हमारी बात, सुन लीजिए हमारी बात। जहां तक तैयारी की बात है, मैं आपको बता दूं, जो फुर्ती और जो जज्बा आज भारत सरकार अरविंद केजरीवाल जी की छवि धूमिल करने में दिखा रही है, अगर यही जज्बा और फुर्ती वो एक्सपोर्ट रोकने में लगाते, जो वैक्सीन 6 करोड़ उन्होंने बाहर भेज दी हिंदुस्तान से, तो शायद लोगों की जानें बच जाती। तीसरी बिंदु मेरी, वंदे भारत की फ्लाइट की बात हुई। अगर वंदे भारत की फ्लाइट चल रही है तो उसका एक प्रोटोकॉल बनना चाहिए। अगर सिंगापुर से या किसी एक ऐसे देश से कोई भी फ्लाइट आ रही है, उसके प्रोटोकॉल के तहत होना चाहिए। यही तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा। चौथा बिंदु, अरविंद केजरीवाल जी ने शब्द ब शब्द वही चीजें कही तो है, जो सरकार यही तो कह रही है, प्रोटोकॉल है। ने कहा, राघव देखिए, सिंगापुर की फ्लाइट जो हिंदुस्तान आती है, जिस तरीके से, देखिए, जवाब देना चाहता हूं। जब यूके वेरिएंट भी आया था, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, तब भी मेरे को, मैं पूरा कर लूं, हाँ, मैं पूरा कर लूं अपनी बात। जब यूके वेरिएंट भी आया था, तब भी भारत सरकार ने यूके वेरिएंट को पहचानने में और उस पर कार्रवाई करने में बहुत विलंब किया था। इसीलिए हम उन्हें आगाह करते रहते हैं कि अगर कहीं भी बच्चों की सुरक्षा को खतरा है तो जाग जाओ नींद से और उस दिशा में काम करो। लेकिन ये रट लगाकर बैठे हैं, हेल्थ सब्जेक्ट, हेल्थ सब्जेक्ट, हेल्थ सब्जेक्ट। अरे हेल्थ सब्जेक्ट तो है, लेकिन आप वैक्सीन तो लाओगे, आप आईसीयू तो बनाओगे, आप डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत एक नीति तो बनाओगे। राघव देखिए, सीधी सी बात है, आप जो बोलना चाहते हैं उसके पीछे का सार और आपने वो बात किस तरीके से बोल दी, उसकी वजह से हमारे जो रिश्ते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस जिन्हें कहा जाता है, उस पर अगर चोट आ जाए तो इसमें जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। तो उसमें आपकी नीयत चाहे कुछ भी हो, लेकिन उस ट्वीट की वजह से जो नुकसान हुआ शायद वो ठीक नहीं है। ये तो आप मानेंगे कि आज से 24 घंटे पहले अगर आप रिवाइंड कर देते तो अरविंद केजरीवाल उस ट्वीट को थोड़ा और बेहतर तरीके से लिख सकते थे। ये आलोचना तो सही है। आज इस देश में हर माता पिता को अपने बच्चे की चिंता है। विदेश में बैठे लोग प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या सोचते हैं, प्रधानमंत्री जी की छवि उनकी नजरों में कैसी है, इसकी चिंता नहीं है। हमें अपने बच्चों को बचाना है, अपने बच्चों को कोरोना से सुरक्षित करना है। हर माता पिता को इस देश की सिर्फ अपने बच्चों की चिंता है। विदेश में प्रधानमंत्री जी के लिए कितनी तालियां बज रही हैं, कितने बिगुल बजाए जा रहे हैं, कितने उनके होर्डिंग और बैनर लग रहे हैं, उसकी चिंता नहीं है। हम सबको मिलकर इस समय अपने बच्चों को बचाना चाहिए, उस दिशा में काम करना चाहिए। बिल्कुल संकेत भाई, मैं एक सवाल राघव चड्ढा, आलोक वत्स और ऋषि मिश्रा, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय खत्म हो गया मेरे पास।